इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, जो कि क्लास 12th ज्योग्राफी का टॉपिक है, पहला अध्याय का है। तो इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला के अंतर्गत जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो इसमें 3 मुख्य भूगोलवेत्ताओं को हम परिभाषित करेंगे उनके हिसाब से। अमेरिकी भूगोल विदुषी कुमारी ईसी सैम्पुल काफी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ईसी सैम्पुल ने कहा है कि क्रियाशील मानव एवं गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। काफी प्रचलित है परिभाषा, काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि मानव क्रियाशील है और पृथ्वी गतिशील है और दोनों के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है मानव भूगोल। दूसरा देखते हैं, जर्मनी की प्रख्यात भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल ने बोला है कि मानव सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। तो इनका भी परिभाषा काफी छोटा है, संक्षिप्त है। मानव सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है और स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। योग की बात कर रहा है रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल, जो कि जर्मनी भूगोलवेत्ता है। तीसरा देखते हैं, फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास, मानव जाति एवं मानव समाज एक प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही विकसित होते हैं और मानव भूगोल इसके अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये मार्ग प्रशस्त वाली बात कर रहे हैं फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी ला ब्लास। मानव जाति और मानव समाज दोनों वर्ड का यूज किए हैं ये। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देता है कि विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, तो उसमें ये महत्वपूर्ण बनेगा कि मानव जाति और मानव समाज। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है, स्पष्ट कीजिए। इस तरह का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका आंसर होगा विश्व की समस्त क्रियाओं का, जी हाँ, विश्व की जो समस्त क्रियाओं का केंद्र मानव है, जो सभी प्रकार के प्राकृतिक तत्व। तो देखिएगा यहाँ पर 2 तत्व की बात कर रहा है, प्राकृतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत क्या आएगा? भूमि, जल, मिट्टी, खनिज, वनस्पति एवं जीव। जबकि सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत आएगा जनसंख्या, मानव बस्ती, कृषि, विनिर्माण। तो सांस्कृतिक तत्व एक प्रकार का मानवीय तत्व बोल सकते हैं, क्योंकि मानव के द्वारा उत्पन्न ये तत्व हो सकते हैं। तो प्राकृतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व का उपयोग करता है, यही मानव के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो ये इसका आंसर, सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एस.एम. डिकेन एवं एफ.आर. पीट्स ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने वर्गों में रखा है? प्रत्येक वर्ग की विषय वस्तु भी बताइए। ये जो क्वेश्चन है काफी लंबा लग रहा होगा आपको, मगर ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ भी चुका है 2018 में। तो देखते हैं इसका। एस.एम. डिकेन एवं एफ.आर. पीट्स ने मानव भूगोल विषय के क्षेत्र को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभक्त किया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में विभक्त किया है। तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले पृथ्वी बना होगा, पृथ्वी में मानव की उत्पत्ति हुई होगी, मानव फिर उस पृथ्वी का उपयोग करता है, फिर उसका एक अलग सा संसार है, मतलब विश्व क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे विश्व से व्यापार करेगा। तो देखते हैं पहला आधारभूत तथ्य। आधारभूत तथ्य में जन, वर्ग, स्थान, काल और मानव भूगोल आएगा। आधारभूत तथ्य पहला, बेसिक। दूसरा है मानव स्वदेश एवं प्रारंभिक प्रवास, वर्तमान में जनसंख्या में वृद्धि, प्रवास मतलब माइग्रेशन, जनसंख्या का वर्तमान वितरण, 2 में आ गया। तीसरा देखते हैं स्थान, वातावरण एवं मानव। चौथा देखते हैं मानव द्वारा पृथ्वी का उपयोग, जीवन निर्वाह, कृषि, पशुपालन, मकान, बस्ती, खनिज, नगर निर्माण, उद्योग, परिवहन, भूमि उपयोग, ये सब मानव द्वारा पृथ्वी का उपयोग में आएगा। और 5वां एवं अंतिम में आएगा विश्व की ओर, मानव एवं सागर, विश्व का व्यापार, व्यापारिक मार्ग, मानव वर्ग, राष्ट्र विचारों का प्रसार, मानव भूगोल में तकनीकी प्रवेश। तो कुल मिला के 5 वर्ग हैं। तो पहला वर्ग है आधारभूत तथ्य, दूसरा मानव, तीसरा स्थान, चौथा मानव द्वारा पृथ्वी का उपयोग, 5वां विश्व की ओर। तो ये 5 को याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। निम्नलिखित मानव भूगोलविदों की पुस्तक का नाम बताइए। तो पहला है फ्रेडरिक रेडजेल का और प्रिंच एवं टिवार्थी का। जी हाँ, इसमें टिवार्थी
देखेंगे तो इसका आंसर होगा फ्रेडरिक रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखा है। एंथ्रोपोजियोग्राफी में उन्होंने मानव भूगोल का वर्णन किया है, मानव भूगोल के बारे में बताया। तो ये 1882 में लिखा है इन्होंने। देखिएगा फ्रेंच एवं टिवार्थो ने किया है एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के तत्व। जी हाँ, एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी फ्रेंच एवं टिवार्थी ने लिखा है, तो याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभववादी या संभववाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर होगा संभववादी या संभववाद के प्रवर्तक फ्रांसीसी विद्वान लुसियन फेब्रे तथा विडाल डी लाब्लास थे। तो याद रखिएगा फेब्रे ब्लास, इंपॉर्टेंट है ये। एक प्रश्न पूछता है कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृतिकरण का मानवीकरण व्याख्या कीजिए। तो उसको हम अलग अलग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर यही होगा कि जो मानव है वह किस प्रकार से प्रकृति से अधिक संपर्क में है, क्योंकि मानव का जो प्रकृति से अत्यधिक प्रभाव जो पड़ता है उसको हम मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जब से मानव ने पृथ्वी पर जन्म लिया है तब से वह निरंतर भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता आया है। मानव प्रौद्योगिकी का विकास करता है और उसकी सहायता से भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करता है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में प्रौद्योगिकी निम्न स्तर पर विकसित थी। मतलब जब ये बताया गया कि जब आदि मानव था, मानव तो यह बहुत नगण्य था, निम्न स्तर पर विकसित थी, पर मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों का प्रभाव अधिक था, क्योंकि उस समय प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव अधिक था। जब भी बादल गरजता था उसको देवी के रूप में वो पूजता था। प्राकृतिक शक्तियां मानवीय क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करती थी। मानव प्रकृति की सुनता था और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इस प्रकार से बहुत अधिक टोटम जो आदिवासी समाज में प्रचलित है वो शुरू हो गया। इसकी प्रसन्नता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। अतः आदि मानव लगभग पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित था। तो पूरी तरह से वह प्रकृति की आगोश में था और उसके द्वारा ही नियंत्रित हुआ करता था। ऐसी परिस्थिति जिसमें आदि मानव की अपेक्षा पर्यावरण की शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद की स्थिति को मानव भारत के ऐसे कई भागों में देखा जा सकता है जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों में मानव सतत पोषण हेतु प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। ऐसे समाज में भौतिक पर्यावरण माता प्राकृतिक का रूप धारण करता है। वह अवस्था जिसमें मानव पर प्राकृतिक का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। तो ये आप जो आंसर है इसको अपने कॉन्सेप्ट बेस पर अपने स्तर पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मानव किस प्रकार से प्रकृति पर निर्भर है उसको बता सकते हैं कि प्रारंभिक समय से अब तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, मानव किस प्रकार से प्रकृति पर ही डिपेंड है, इसको हम प्रकृतिकरण के रूप में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निश्चयवाद, संभववाद व नव निश्चयवाद की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम अलग अलग देखते हैं निश्चयवाद, इससे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो निश्चयवाद में देखते हैं निश्चयवाद या नियतिवाद। इस विचारधारा के समर्थक स्ट्रेबो, आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, स्ट्रेबो, अरस्तु, कांट, हम्बोल्ट, रीटर, रेडजेल थे। तो इसके समर्थक कौन कौन थे हमको जानना है। स्ट्रेबो, अरस्तु, कांट, हम्बोल्ट, रीटर, रेडजेल। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, मानव अपने पर्यावरण की विशिष्ट देन है। सभी मानवीय क्रियाएं और मानव जीवन पर प्राकृतिक तत्वों का नियंत्रण होता है। यह मानव भूगोल की अत्यंत प्राचीन विचारधारा है। इसके अनुसार मानव प्रकृति की भयानकता से डरकर उसकी पूजा करता था। तो यह नियतिवाद है, एक प्रकार का प्रकृतिवाद है।
संभववाद को देख लेते हैं कि संभववाद इस विचारधारा के जो समर्थक हैं फेब्रे, ब्रुन्स, कार्ल सावर, रसल, मिल, तो इन समर्थकों को याद करना पड़ेगा। फेब्रे, ब्रुन्स, कार्ल सावर, रसल, मिल आदि हैं। इन सभी विद्वानों ने मानव को प्रकृति से अधिक सक्रिय व बुद्धिमान माना है। ब्लास ने कहा है कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। ब्लास का मानना है कि मानव को अपने वातावरण में रहकर कार्य करना पड़ता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह वातावरण का दास है। मानव एक क्रियाशील प्राणी है जिसमें वातावरण में परिवर्तन लाने की असीम क्षमता है, अर्थात वह अकर्मण्य तभी होगा जब भौतिक विश्व उसे निष्प्राणित कर देता है। वास्तव में जब तक वह जीवित रहता है तब तो वह क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। ब्लास ने उदाहरण से भी समझाया है कि जो गेहूं प्रारंभ में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की उपज थी, परंतु मानव के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही पश्चिमी यूरोप में गेहूं की उपज भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हो रही है। तो ये जो एक विचारधारा है जिसमें मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है, कि मानव ही सर्वे सर्वा है, प्रकृति नहीं है, इनका मानना है। अंतिम विचारधारा नवनिश्चयवाद को देख लेते हैं कि जो नवनिश्चयवाद ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद कहा गया है। टेलर महोदय के अनुसार मनुष्य पर प्रकृति के प्रभाव को स्वीकार किया गया, परंतु साथ ही तर्क भी दिया गया कि मनुष्य अपनी दक्षता, मानसिक क्षमता तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के नाम पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति का उपयोग कर सकता है। इस संकल्पना में प्रकृति के नियमों का पालन करके ही हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रकृति अनुमति दे तो मानव विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है, परंतु मानव प्रकृति के द्वारा निर्धारित सीमा में रहकर पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना विकास कर सकता है। 1920 के दशक में ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। प्रकृति मानव पर नियंत्रण नहीं अभी तो प्रभाव डालती है, मानव भी अपने विकास से प्रकृति को प्रभावित करता है, जैसे कि भूमंडलीय ताप वृद्धि, हिमालयों का पीछे हटना, निम्न कृषि भूमि का विकास, इस प्रकार से। तो सर्वाधिक तर्क संगत विचारधारा है नवनिश्चयवाद। इसके पहले हमने 3 विचारधारा कुल हमने देखा, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद या प्रकृतिवाद प्रकृति को महत्व देता है, संभववाद मानव को महत्व देता है, मानव को शक्तिशाली मानता है, और नवनिश्चयवाद देखता है कि रुको और जाओ, मतलब प्रकृति के नियमों के अनुरूप मानव अपना विकास कर सके, ये मानता है। कुल मिला के इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संभववाद के भी प्रवर्तक कौन है, संभववाद के समर्थक, निश्चयवाद के समर्थक, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, और मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है, पर्यावरण निश्चयवाद क्या है या प्रकृतिवाद क्या है, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृतिकरण का मानवीकरण क्या है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।